नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इंटेलिजेंस ने सुरक्षा के मानकों का सख्ती से पालन करने और सत्यापन के बाद ही गेस्ट से मिलने की सलाह दी है। इस रिपोर्ट के बाद सीएम आवास, सचिवालय और मुख्यमंत्री के सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इंटेलिजेंस ने मुख्यमंत्री को छोटे कार्यक्रमों से बचने की भी सलाह दी है। सूत्रों का मानना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कॉमन सिविल कोड, धर्मांतरण कानून और लैंड जिहाद पर सख्ती को लेकर चर्चाओं में है। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। जहाँ पे भी यही कह रहा हूँ कि पोटेंशियल थ्रेट है, वहाँ पे एक्सेस कंट्रोल में जाके जो जो मीडिया के होंगे या जो भी जानने वाले भी होंगे, बट वहाँ पे फिर एंटी सबोटाज चेक होने के बाद ही जाने होते हैं। जो एक्सेस कंट्रोल की बात यही होता है कि जो फ्रिस्किंग होती है उनके बाद ही उनको नजदीक में जाने दिया जाता है, जो अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन से ये कार्रवाई की जाती है, की जाएगी। समय समय पे हमारा जो सिक्योरिटी रिव्यूज होते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्टेट लेवल पे हमारी कैटेगरी की जो होते हैं, सिक्योरिटी कैटेगरी के, उनके इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ भी रिव्यू होते रहते हैं, उनके जो उनको भी इनपुट्स लिया जाता है, वो फ्रीक्वेंटली किया जाता है, वो भी हम करेंगे, कराया जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा का घेराव और मजबूत होगा। दरअसल इंटेलिजेंस ने रविवार को एक रिपोर्ट गृह विभाग से होते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी है, जिसमें मुख्यमंत्री की सुरक्षा और मुख्यमंत्री की सुरक्षा घेरे में तैनात होने वाली सीपीटी को और सख्ती से काम करने के लिए कहा गया है। क्लोज प्रोटेक्शन टीम को निर्देश दिए गए हैं कि मुख्यमंत्री के घेरे और दायरे के निकट कोई ना आने पाए। दरअसल धर्मांतरण कानून, लैंड जिहाद और समान नागरिक संहिता को लेकर मुख्यमंत्री मुखर रहे हैं और इस पर तेजी से सरकार शासन स्तर पर कमेटी बनाकर तेजी से काम कर रही है। लिहाजा ये सलाह दी गई है कि सामान्य कार्यक्रमों से मुख्यमंत्री बचें और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में उनकी सुरक्षा में कोई कोर कसर न रहने पाए। ये संबंधित जिले के जिलाधिकारी और कप्तान के साथ साथ इंटेलिजेंस विंग भी सुरक्षित और सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री के विधानसभा व सचिवालय स्थित कार्यालय की भी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निकट रहने वाले सुरक्षा पहरे को ये हिदायत है कि और मजबूती से काम करे और किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सेल्फी लेने के माध्यम से हो या अवांछनीय व्यक्ति हो, प्रवेश न दिया जाए। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ऐसे लोगों से मुलाकात से बचें जिनकी पूर्व में रिपोर्ट न मिली है या उनके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं पहुंची हो। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा घेरा को मजबूत किए जाने के इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा बेहद जरूरी है। जिस प्रकार से बीते दिनों उन्होंने लैंड जिहाद के मसले पर बड़े माफियाओं पर कार्रवाई की है, ऐसे में उनकी सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं रहनी चाहिए और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट का पालन होना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि खुफिया एजेंसी की बात को अब नजरअंदाज करना उचित नहीं है। और जिस कड़ाई के साथ उत्तराखंड के अंदर जो भूमाफिया थे, जिनको लैंड जिहाद के नाम पर ज़मीन घेरने का एक नेचर बन गया था, जब हम धर्मांतरण का जो नेचर बन गया था, उस पर हो सकता है कि खुफिया रिपोर्ट ने उसको एक संज्ञान में लेते हुए ये गाइडलाइन सरकार को दी है। और क्योंकि हम भी स्वयं मुख्यमंत्री जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और स्वाभाविक रूप से उनको खुफिया एजेंसी की सारी बातों को भी ध्यान में रखते हुए अपने जो इर्द गिर्द जो वातावरण है उसको सुरक्षा घेरे में जरूर रखना होगा। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि खुफिया कांग्रेस मुख्यालय में पिछले 3 दिन से लगातार बैठकों का सिलसिला जारी रहा। सोमवार को भी केंद्र से आए पर्यवेक्षक पीएल पुनिया ने तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं से बारी बारी से मुलाकात की। इसके साथ ही पीएल पुनिया पार्टी ने फ्रंटल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनसे हालातों के बारे में भी जानकारी ली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा, सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, पार्टी के भीतर और बाहर जो बयानबाजी हुई है उस पर भी विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी में विचार मंथन चल रहा है कि किस तरह से संगठन को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने कहा, संगठन को मजबूत करने के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर पार्टी में गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा, केंद्र से आए पर्यवेक्षक पीएल पुनिया अभी तक करीब 500 लोगों से 1-to-1 मुलाकात कर चुके हैं। मुलाकातों और चर्चा के बाद पीएल पुनिया अपनी रिपोर्ट दिल्ली में आला कमान को सौंपेंगे। विस्तार से उन्होंने संवाद स्थापित किया है, बातचीत की है
पूरी जानकारी ली है किस तरह से कांग्रेस को बेहतर स्थिति में लाया जा सकता है, क्योंकि चुनाव भी हमारे बहुत नज़दीक है। लोकसभा का चुनाव सामने है, उससे पहले संभवतः स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न होने हैं। तो यह जो 3 दिन का प्रवास है निश्चित रूप से कांग्रेस की बेहतरी के लिए, कांग्रेस को किस तरह से मजबूत किया जाए आने वाले भविष्य के लिए, यह एक अच्छा प्रयास है। उन्होंने जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों से बात की है, संगठन के जो वरिष्ठ जन हैं, महत्वपूर्ण नेतागण हैं, उन सभी से उन्होंने बात की है और लगातार परसों रात भी वो बात करते रहे। कल आपने देखा है, कल 11 बजे से शाम के 7:30 बजे तक मीटिंगें चली हैं लगातार। और अभी अनुवांशिक संगठन है, हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठ के लोग हैं, मीडिया में जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो हैं, वॉर रूम और हमारे कंट्रोल रूम के लोग हैं, उन सब से वो बातचीत करना चाह रहे हैं। और आज एक ब्लड कैंप भी वहाँ लगा है, उसको भी, ब्लड डोनेशन कैंप को भी वो देखेंगे। उत्तराखंड वन विभाग में फॉरेस्ट चीफ के तौर पर आईएफएस अफसर राजीव भरतरी और विनोद सिंघल के बीच कोर्ट में चल रही लड़ाई अब नया मोड़ ले चुकी है। दरअसल अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है, जिसके बाद फॉरेस्ट चीफ राजीव भरतरी के पद पर एक बार फिर संकट खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुई वित्तीय अनियमितताओं के मामले में पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने कार्रवाई करते हुए तत्कालीन फॉरेस्ट चीफ राजीव भरतरी को उनके इस पद से हटा दिया था। उनकी जगह आईएफएस अफसर विनोद सिंघल को यह जिम्मेदारी दी गई थी। इस मामले में राजीव भरतरी ने पहले कैट का दरवाजा खटखटाया, वहां से उनके पक्ष में निर्णय हुआ। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जाकर फॉरेस्ट चीफ के तौर पर अपनी पुनः नियुक्ति को लेकर आदेश पा लिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार को भी राजीव भरतरी को वन विभाग का मुखिया बनाना पड़ा, लेकिन जहां 4 अप्रैल को राजीव भरतरी ने फॉरेस्ट मुखिया के तौर पर चार्ज संभाला, तो 6 अप्रैल को विनोद सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ एसएलपी दायर कर दी। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। देहरादून से अब खबर, मेयर की आय से अधिक संपत्ति का मामला। वकील विकेश नेगी ने कोर्ट में दाखिल की है याचिका। मेयर सुनील उनियाल गामा पर कार्रवाई की मांग है। बहस के बाद कोर्ट ने स्वीकार की है याचिका। बढ़ सकती है मेयर गामा की मुसीबतें। 2 मई को मामले में होगी अगली सुनवाई। विजिलेंस से मांगी गई है प्रोग्रेस रिपोर्ट। मेयर सुनील गामा, बहस के बाद कोर्ट से स्वीकार की गई है याचिका और इसी के साथ बढ़ सकती है मेयर गामा की मुसीबतें। जहां 2 मई को मामले में अब अगली सुनवाई होगी, तो विजिलेंस से मंगाई गई प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो मेयर की आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है। देहरादून के प्रथम नागरिक हैं सुनील उनियाल गामा। उनके द्वारा आय से अधिक संपत्ति का पीसी एक्ट का मामला था, जो हमने पहले विजिलेंस में कंप्लेन करी थी। जो उन्होंने चार्ज मेयर बनने के बाद जो 10 गुने से ऊपर की जो प्रॉपर्टियां खरीदी हैं, वो सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, तो वो हमने विजिलेंस में कंप्लेन करी थी। तो विजिलेंस ने अभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं करा था इसमें, तो इसको देखते हुए हमने 156(3) को विजिलेंस कोर्ट में दाखिल कर दिया है। देहरादून में सहारनपुर चौक के निकट प्रस्तावित बाजार चौड़ीकरण मामले में एमडीडीए को बड़ी सफलता मिली है। एमडीडीए के प्रस्ताव पर शासन द्वारा लगाई गई आपत्ति को एमडीडीए ने दूर कर लिया है। वीसी एमडीडीए बंशीधर तिवारी ने बताया कि मामले में एमडीडीए की टीम तेजी से काम कर रही है। जल्द लोगों को जाम से निजात मिलेगी। में जो जिनको शिफ्ट किया जाना है उनके साथ में बैठक भी कर ली है, और जो हमारा विस्थापन की नीति होनी है कि किन नीति के तहत, और चूँकि इसमें अलग अलग श्रेणियों के लोग हैं, तो किस नीति के तहत उनको शिफ्ट किया जाना है, उसकी हमने एक पॉलिसी बना के शासन के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया हुआ है। जिसमें परसों सचिव आवास महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, उसमें कुछ संशोधन उन्होंने बताए तो हमने भेज दिया है। जैसे ही हमारी विस्थापन नीति स्वीकृत होती है, हम लोग इसकी कार्रवाई करेंगे।
उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को लेकर बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद कुछ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए विजिलेंस निदेशक अमित सिन्हा ने बताया कि गड़बड़ी सामने आने के बाद अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द अधिकारियों के नामों का खुलासा होने का दावा किया जा रहा है। वहीं विजिलेंस निदेशक अमित सिन्हा ने जानकारी दी है कि लगभग 5 से 6 करोड़ का घोटाला निर्माण कार्य और भर्तियों को लेकर सामने आया है। निर्माण कार्य टुकड़ों में है, हरावाला का कुछ था, कुछ गुरुकुल कांगड़ी का था, तो कुछ मिला के कुछ क्या, जहां तक मुझे याद आ रहा है 5 या 6 करोड़ का करीब मुकदमे का कंस्ट्रक्शन का वक्त था उसमें। सर जो रिक्रूटमेंट की भी आपने बात, हाँ, उधर भर्तियों में भी क्या होता है कि प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। जिन लोगों को रिक्रूट किया गया उनको गलत ढंग से रिक्रूट किया गया, तो उस पर भी इसमें FIR उन तथ्यों को भी देखेगी। चमोली के नंदानगर ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्यारी भेटी के मास्टर जी भरी दोपहर में अपने कमरे में सोते हुए मिले हैं। इतना ही नहीं, शिक्षक नशे में धुत मिले, जिसे देख अभिभावकों का पारा चढ़ गया और जमकर खरी खोटी सुनाई। उधर मामला चमोली CEO कुलदीप गैरोला के पास पहुंच गया है। उन्होंने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। ग्रामीणों ने बताया कि जब आज स्कूल में बच्चों का आपसी झगड़ा हुआ तो अभिभावक स्कूल पहुंचे। स्कूल में देखा तो शिक्षक नदारद मिले। बच्चों से मालूम हुआ कि आज शिक्षक स्कूल आए ही नहीं। फिर क्या था, अभिभावक सीधे गांव में ही स्थित शिक्षक के कमरे में पहुंचे। जब अभिभावक शिक्षक के कमरे में दाखिल हुए तो अंदर का नजारा देख दंग हो गए। अंदर भरी दोपहर में मास्टर जी नशे में धुत होकर बिस्तर पर पड़े हुए थे। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में एक ही शिक्षक महेंद्र लाल कोहली तैनात है। कोहली शराब के नशे में धुत रहते हैं। इस दौरान ग्रामीणों में उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन मास्टर जी नशे में इतना चूर थे कि वो क्या बोल रहे हैं किसी को समझ नहीं आ रहा था। उधर पूरे मामले में चमोली के मुख्य शिक्षा अधिकारी कुलदीप गैरोला का कहना है कि उन्हें भी उक्त शिक्षक का वीडियो मिला है। मामले की जांच कर शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका के जनता दरबार में सोमवार को स्कूल ड्रेस पहने 8 साल की एक बच्ची पहुंची। बच्ची ने DM सोनिका को बताया कि उसको पढ़ाई के लिए कॉपियों की जरूरत है जो स्कूल में चाहिए। उसके घर में सिर्फ उसके पिता हैं जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं। बच्ची की पढ़ाई की लगन देखकर जिलाधिकारी सोनिका ने तुरंत ही बच्चों को जरूरत का सामान दिलाने के आदेश दे दिए। बच्ची ने बताया कि वो अभी 4th क्लास के स्टूडेंट है। साथ ही DM से मिलकर उसे बहुत खुशी हुई। वहीं जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि बच्ची पहले भी एडमिशन के लिए उनके पास आ चुकी है और अब उसे कॉपियों की जरूरत है जो उसको तुरंत ही दिलाई जा रही है। आई एम 4B क्लास प्ले पैन। आज आप DM मैम से मिले, क्या कुछ शिकायत थी? अब मेरे को कॉपियाँ लेनी थी, बुक्स तो हमने ले ली थी। तो नहीं थी आपके पास? हाँ जी। पापा दिलवा नहीं पाए? हाँ जी। क्या कहा मैम ने? क्या कहा? क्या कुछ? मैम ने कहा दिलवा देंगे। ये बच्ची पहले भी मेरे पास आई थी, तब स्कूल के एडमिशन का केस था, तब एडमिशन कराया गया था बच्ची का। और अभी क्योंकि काफ़ी गरीब परिवार है और बच्ची को 4th क्लास की कॉपियों की ज़रूरत है और बुक्स की ज़रूरत है, तो हम लोग, क्योंकि ये हमारा अभियान वैसे भी चल रहा है जिसमें हम बुक्स कलेक्ट करते हैं और जो नीडी बच्चे हैं उनको देते हैं, तो उसी क्रम में बच्ची को भी हम पुस्तकें उपलब्ध करा देंगे। ये बच्ची पहले भी मेरे पास आई थी, तब स्कूल के एडमिशन का केस था, तब एडमिशन कराया गया था बच्ची का। और अभी क्योंकि काफ़ी गरीब परिवार है और उत्तराखंड में मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विभाग ने 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक झमाझम बारिश का अनुमान लगाया है। इससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल सकती है। वहीं बारिश होने से तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो 18 अप्रैल से मौसम में बदलाव होने जा रहा है। राज्य के तमाम जिलों में मध्यम बारिश होने की संभावना है। 19 अप्रैल और 20 अप्रैल को कई राज्यों पर तेज बारिश भी हो सकती है। ऐसे में ऊंचे स्थानों पर हल्की बर्फबारी की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। मौसम विभाग ने चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में तेज बारिश का अनुमान जताया है। पहाड़ों में बात करें 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्रों में, तो ये करीब 26-27 डिग्री तक पहुंच गए हैं। आगे कल तक स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी 18 तारीख तक, लेकिन 18 शाम रात से जो है मौसम में बदलाव आ रहा है। एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जिसकी वजह से रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में मिलने वाली है। तो 18 शाम रात से जो है मैं कहूँगा जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट से उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें तो अनेक जगहों तक में कल शाम रात से जो है जो एक्टिविटी वो शुरू हो जाएगी हल्की से मध्यम तक की।
और जो गढ़वाल क्षेत्र है हमारा, उसमें भी कुछ जगहों में जो है हल्की रेन थंडरस्टॉर्म की शुरुआत कल रात से। पौड़ी जिले में कई गांव में लोग बाघों के आतंक से परेशान हैं। बाघ आए दिन आबादी वाले क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं और 2 लोगों को निवाला बना चुके हैं। वहीं बाघ लैंसडाउन विधायक दिलीप सिंह रावत पर भी हमला बोल चुके हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है, लेकिन किसी तरह विधायक की जान बच पाई थी, जिसके बाद वो बाघों के झुंड को लेकर वन विभाग के अधिकारियों के साथ लगातार बात कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के रिखड़ी खाल तहसील और धूमाकोट तहसील क्षेत्र के अंतर्गत अग्रिम आदेश तक 11 घंटे का रात्रि कर्फ्यू लगाया है। पौड़ी डीएम डॉक्टर आशीष चौहान का कहना है कि बाघ का झुंड हमलावर हो सकता है। इस वजह से जनपद पौड़ी के तहसील रिखड़ी खाल और धूमाकोट में साय 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक दर्जनों में गांव में कर्फ्यू रहेगा। और 16 अप्रैल की ये जो दुखद घटना है, उसी के क्रम में हम लोगों ने एक पूरी टास्क फोर्स बना रखी है, जिसमें डीएफओ और एसडीएम और अदर डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया और कॉन्टीन्यूसली हम इसे मॉनिटर भी कर रहे हैं। और जैसे कि हम लोगों ने जो उपाय करने की कोशिश की है, रात्रि के समय में नाइट कर्फ्यू रखे जाने हैं, प्लस आपको फॉडर अवेलेबल करवाया जाना है, सोलर लाइट्स लगवाई जानी है, स्कूल्स और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद किया जाना है। उस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी उनकी संख्या को बढ़ाया जाने, कैमरा ट्रैप या पिंजरे लगाए जाने और ट्रैंकुलाइजर टीम्स बुलाए जाने को लेकर भी चर्चा भी हुई है और उस पर हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। इस संबंध में यह है कि स्कूल्स में बच्चों की रक्षा या सुरक्षा को देखते हुए हम लोग कुछ समय के लिए प्रिकॉशनरी तौर पे स्कूल्स और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद रखे जाने या कुछ समय के लिए उन्हें बंद रखे जाने के लिए हम लोग और राजधानी में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर नामित अधिकारी द्वारा शहर के बाजार फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आदेश के पालन में शहर को 5 जोन में विभाजित कर ताबड़तोड़ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कंजेशन का इशू होता है, स्पेशली जो जंक्शंस हैं हमारे, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो गया और जिसकी वजह से जो ट्रैफिक फ्लो है उसके अंदर इश्यूज आते हैं। तो उसके क्रम में जो नगर निगम है और ट्रैफिक पुलिस है और जो हमारे प्रशासन की टीम है वो गई है आज अतिक्रमण हटाने। 5 टीमें बनाई गई हैं और वो 5 टीमें जो हैं जहाँ जहाँ अतिक्रमण की अदरवाइज भी हमारे पास सूचना आ रही है, स्पेशली फुटपाथ और जंक्शंस और मेन रोड जो हैं जहाँ पे हमें ट्रैफिक का भी इशू आ रहा है, वहाँ पे हम फर्स्ट फेज में कर। आगामी मई और जून में प्रस्तावित G20 की बैठकों को लेकर जिला प्रशासन अभी से तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में खुद डीएम मौके पर जाकर निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में टिहरी डीएम सौरभ गहरवार ने ओड़ी गांव पहुंचकर G20 समिट के मद्देनजर किए जा रहे कामों का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता से सभी कार्यों को पूरा करने को कहा। वहीं डीएम गहरवार ने ओड़ी गांव में पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, राजकीय प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण कर कार्य प्रगति को भी जाना है। प्लान है 25 to 27 मई का और फिर इन जून में, उसमें हमारा जो 3 डेज़ की यहाँ मीटिंग है उसके बाद एक विलेज में एक एक्सकर्शन है। उस एक्सकर्शन के लिए हमने ओड़ी गांव का चयन शासन ने भी किया है और उसमें वहाँ पर हम व्यवस्थाएं करा रहे हैं जिसमें हम वहाँ को अपनी जिस सभ्यता है उसको हम पूर्ण रूप से दर्शा सकें। उसके साथ ही साथ में जो हमारे एक्सेस रोड्स हैं और जो हमारे रास्ते में जो भी बेसिक कम्युनिटीज़ हैं उनको भी समय से पूर्ण करने का कार्य। ये चारों तरफ से हर जगह से एक सेंटर की जगह है और भविष्य में देखते हुए यहाँ पर्यटक की अपार संभावनाएं हैं। इसमें स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अल्मोड़ा शहर में चल रहे निर्माण कार्यों का जिलाधिकारी वंदना ने स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान अल्मोड़ा में चयनित 6 पार्किंग निर्माण, ऐतिहासिक मल्ला महल और शहर के ड्रेनेज के तहत 35 नालियों के कार्यों का जायजा लिया और निर्माण कार्यों से जुड़े विभागों को गुणवत्ता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसियों को मानसून से पहले निर्धारित समय सीमा के तहत कार्य करने के लिए निर्देश दिए हैं। अल्मोड़ा शहर में काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स अभी वर्तमान में चल रहे हैं। इसमें 6 स्थानों पर पार्किंग का निर्माण कार्य है। इसके साथ ही लगभग 35 नालों का जीर्णोद्धार ड्रेनेज प्लान के फर्स्ट फेज़ में किया जा रहा है। मल्ला महल में भी फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के दोनों कार्य प्रारंभ हो गए हैं।
तो आज इन्हीं सब कार्यों का निरीक्षण किया है कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के साथ। जो भी खुदाई संबंधी कार्य हैं उनको मानसून से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। रामनगर क्षेत्र में स्थित कोसी नदी में जहां एक ओर अवैध खनन खुलेआम रात दिन चल रहा है, तो वहीं इस अवैध खनन से हर रोज सरकार को भी लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। लेकिन अवैध खनन रोकने को लेकर सरकार और विभाग के प्रयास पूरी तरह विफल साबित हो रहे हैं। खनन माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई न होने के चलते उनके हौसले भी बुलंद हो रहे हैं। पश्चिमी वन प्रभाग की रामनगर में तैनात महिला वन दारोगा सोनी शर्मा ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। तहरीर में बताया है कि रामनगर के ग्राम कोई शोई क्षेत्र में स्थित कोसी नदी से अवैध खनन किया जा रहा है, जिसको लेकर अधिकारियों के निर्देश पर खाई खोदने का काम किया गया था। उन्होंने बताया कि इस बीच पंकज सुआल और तेजपाल चौधरी नाम के व्यक्तियों द्वारा उन्हें फोन पर खोदी गई खाई को पाटने के लिए दबाव बनाया गया, जिसको न मानने पर जान से मारने की धमकी दी गई। महिला वन दारोगा का आरोप है कि पूर्व में भी खनन माफियाओं ने उनके द्वारा अवैध खनन के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर उनका ट्रांसफर तक कराने की धमकी दी गई थी। खनन माफियाओं की धमकी के बाद महिला वन दारोगा काफी डरी हुई हैं। वहीं मामले में कोतवाली के एसएसआई अनीस अहमद ने बताया कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मेरे पास धमकियाँ तो पहले भी आई हैं, ट्रांसफ़र कराने की धमकी दी गई है। 2 दिन पहले सीएफ साहब का प्रोग्राम था, खाई खोदने के लिए कहा गया था। खनन माफियाओं के द्वारा जो वहाँ पे अवैध खनन चल रहा था, उसके लिए धमकी दी गई कि जो अगर आपने रास्ता मैंने खाई खोदी तो खाई पाटने के लिए मुझसे कहा गया कि अगर आप खाई नहीं पाटते हैं तो ऐसा है, आप किसी वाहन के नीचे जो दुर्घटनाएँ घटती रहती हैं कोसी में, तो वो आपके साथ भी हो सकती है। और शाम को 8:30 बजे करीब ये दारू पी करके मुझे धमकी दी गई है। मेरे पास फ़ोन आए जिसमें एक पंकज सुयाल जो पहले भी मेरे पास इनके द्वारा मुझे ट्रांसफ़र कराने की धमकी दी गई थी। मेरे 2 दिन पहले अवैध खनन को रोकथाम के लिए खाइयाँ खोदी थी और जिसमें पंकज सुयाल और तेजपाल चौधरी नाम के 2 व्यक्तियों ने इन्हें मोबाइल से कॉल करके जान से मारने की धमकी दी है। तो इनकी तहरीर पर थाने पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है धारा 186, 504, 506 IPC में, जिसकी विवेचना चल रही है। 2 दिन लक्सर में चावल से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर रोड पर पलट गया। हादसे में चालक और सहचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद दोनों ट्रक के अंदर फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। फिलहाल दोनों का नजदीकी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सुबह ये सूचना मिली थी कि एक ट्रक रायसी रोड पे पलट गया है और उसमें उसके ड्राइवर और कंडक्टर के फंसे होने की सूचना है। तो तत्काल मौके पर पुलिस बल, हमारी फायर की टीम गई और लोकल पब्लिक की मदद से उनको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेजा। सुबह ये सूचना मिली थी कि लक्सर पुलिस ने लड़की भगाने वाले युवक फरमान को पकड़ लिया है। उसके कब्जे से लड़की को भी छुड़ा लिया गया है। इस मामले को लेकर लक्सर में बहुत बवाल हो रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी फरमान का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके पास से 50,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। हमारी टीमें जिस दिन से ही वो युवती चली गई थी, उसकी बरामदगी के लिए पूर्ण प्रयास किए जा रहे थे और कल रात ही हमारी टीम को सफलता मिली और कल रात को हमारी टीम जो है उसे अमृतसर से बरामद करके लाई। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी पौड़ी पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के मर्डर पर कहा कि भगवत गीता में कहा गया है कि जो हुआ सब अच्छे के लिए हुआ और जो लोग आशावादी हैं ये सोचकर चलते हैं कि जो हुआ ठीक हुआ। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चीड़ के पेड़ को अभिशाप बताने के बजाय उसे वरदान बताया और कहा कि चीड़ के पेड़ का दोहन सही से किया जाए तो चीड़ के पेड़ों से प्रदेश में 75,000 लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। चीड़ का पेड़ है, उसकी हर चीज बहुत ही काम की है और इस पर बहुत बड़ा काम किया है इंडोनेशिया ने। पिरुथानी केमिकल्स करके वहाँ पर एक उद्योग है, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री है और उसका बेस मटेरियल जो चीड़ है और वो बाकायदा चीड़ की फार्मिंग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ अन्य पौधे लगाए जाते हैं, फसलें बोई जाती हैं, उसी तरह से वो चीड़ की फार्मिंग करते हैं। चीड़
गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के कैंप कार्यालय में उधम सिंह नगर के उप जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गुंजन अमरोही और बेसिक शिक्षा अधिकारी भास्करानंद पांडे को शॉल उड़ाकर और बुके देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अरविंद पांडे ने कहा है कि प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी की किताब के अलावा छात्र छात्राओं के अभिभावकों को महंगी किताब खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जो सरासर गलत है, जिसको रोकते हुए उप जिला शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी गदरपुर के द्वारा जिन बच्चों के अभिभावकों ने शिक्षा विभाग में शिकायत की, किताबें खरीदने के बावजूद इन दो अधिकारियों ने उनके पैसे वापस दिलाए। यह काबिल तारीफ है, जिसके तहत आज इन दो अधिकारियों को सम्मानित किया गया। उपखंड शिक्षा अधिकारी रुद्रपुर डॉक्टर गुंजन अमरोही जी, उन्होंने अपने क्षेत्र में जिन अभिभावकों ने शिकायत की कि सर एनसीईआरटी से बढ़कर बड़ी कीमत में उनको महंगी किताबें खरीदने पे विवश किया गया, तो जिन विद्यालयों की शिकायत इनसे की गई है, वहाँ के उपखंड शिक्षा अधिकारी ने बहुत गंभीरता के साथ जाके उन अभिभावकों की किताबों को वापस कराने का काम किया है। विद्यालयों की चेकिंग की जाए और जहाँ पर भी एक्स्ट्रा किताबें लगाई गई हैं उनको खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इसी कड़ी में हमने यहाँ गदरपुर में 3 टीमें बनाई हैं और बाजपुर में 4 टीमें काम कर रही हैं, और वहाँ पर जो इनकी रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से हमने गदरपुर में 10 स्कूलों को नोटिस दिए हैं जिनने शासनादेश के विरुद्ध काम किया है, और हमने उनको ये नोटिस दिया है कि आपने शासनादेश संख्या 403 2017 का उल्लंघन किया है, और इस बारे में आप अपना जो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया के साथ।